अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तलाई कला खुदकुश दहशतगर्दी की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पेशावर और नौशहरा में छापे मार खुदकुश हमलावर के 4 सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए हैं। ऑपरेशन जो है वो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के नतीजे में किए गए। सिक्योरिटी जराए का यह कहना है कि खुदकुश हमले का दाइश अफगानी मास्टरमाइंड भी गिरफ्तार कर लिया गया है। खुदकुश हमलावर का नाम यासिर है और ये पेशावर का रिहायशी था। खुदकुश हमलावर को रावलपिंडी के इलाके में सहूलतकारी करने वाले भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जो हमला हुआ इसकी मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें खत्े और आलमी अमन के लिए बड़ा खतरा है। सिक्योरिटी जराए का यह कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं। जराए ने यह भी कहा है कि खुदकुश हमलावर ने हमले से पहले मस्जिद की रेकी की और एक हफ्ता पहले भी मस्जिद से ये होकर गया था। ये जो खुदकुश बमबार था वो 4 महीने अफगानिस्तान रहकर आया। अब शवाहिद जमा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी और नादरा की मदद भी ली जा रही है। जराए ने यह कहा है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक खुदकुश बमबार ने मस्जिद में घुसने से पहले फायरिंग की। फायरिंग के बाद हमलावर ने मस्जिद के हॉल में जाकर खुद को धमाके से उड़ा लिया और हमलावर ने 4 से 6 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाला पाकिस्तानी शहरी था जो कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान चला गया था। उनका यह कहना था कि खुदकुश हमलावर नौशहरा से इस्लामाबाद आया, हम खुदकुश हमलावर के रिश्तेदारों तक पहुँच गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि भारत बराह रास्त किसी जारहियत की जरूरत तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी प्रॉक्सीज और अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहता है। वज़ीर दिफा ने यह कहा कि दहशतगर्दी के हवाले से वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो उनका राब्ता है और बज़ाहिर अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की ओनरशिप ले रही है। BBC का ये कहना है कि इस खुदकुश हमले की जिम्मेदारी जो है वो दाइश ने कबूल कर ली है और BBC मॉनिटरिंग के मुताबिक ये दावा ग्रुप के टेलीग्राम चैनल्स पर सामने आया है, जिसके मुताबिक इस हमले के पीछे दाइश का पाकिस्तान में एक मुतहरिक ग्रोह है। दाइश के खबर रसा इदारे अमाक ने भी एक बयान जारी किया जिसमें मुबैया नकाब पोश हमलावर की तस्वीर भी शेयर की गई। दूसरी तरफ इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके में जान से जाने वाले 15 शोधा की नमाज जनाजा भी आज अदा की गई और इसके बाद दुनिया भर से हमदर्दी और यकजहती के पैगामात भी पाकिस्तान को आ रहे हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लहर का सामना है। ये जो मामला और इससे पहले जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमले हुए, इन पर प्रोग्राम के हम पहले हिस्से में जो है वो बात होगी। मेजर जनरल जाहिद साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। दफाई तज्जियाकार हैं जनरल जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये जो अभी तक तहकीकात हुई हैं, जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक है तो ये पाकिस्तानी शहरी लेकिन अफ़गानिस्तान गया, वहाँ से इसने तरबियत हासिल की, तरबियत हासिल करके वापस आया और फिर इसने ये अपना घिनौना फेल जो है वो सर अंजाम दिया। इस कनेक्शन को, इस नेटवर्क को जो कि वहाँ पर है, तरबियत का, जहन साजी का और इन तंजीमों का, इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं? सिक्योरिटी के लिहाज से कितना बड़ा चैलेंज है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रहमान हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त जो भी एप्लीकेशन अफगानिस्तान से हो रही है, चाहे वो ISIS कर रही है या ISKP कर रहा है या IMU की किसी और जगह पर है या तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, व्हाटएवर इज हैपनिंग, इसको एक अम्ब्रेला शेडो दे रही है, वो है तहरीके तालिबान अफगानिस्तान। उन्होंने अपने आप को सो कॉल्ड यूज तो शरीयत का करते हैं, लेकिन अपने आप को जोड़ लिया है विद दी इकोनॉमिक्स ऑफ टेररिज्म या वॉर की इकोनॉमी के साथ, और इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपरेंटली जैसे वो पहले शरीयत को मिस यूज करते थे कि जी हम तो शरीयत की खातिर इतनी बड़ी जंग लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से वो वहां पे अफगानिस्तान में चीजें वो हमें अब सबको समझ आ गई हैं कि इट हैज नथिंग टू डू विद दैट। इसी तरीके से अभी वो उन्होंने सामने तो ये रख लिया कि जी ISIS तो हमारा एनिमी है, ISKP जो है वो एनिमी है हमारा, लेकिन उनके साथ कोलैबोरेशन भी है, वहीं पे ट्रेनिंग कर रहे हैं ना। तो अगर इतना उन्होंने अमेरिका की फौज को क्लेम करते हैं कि जी हमने मार भगाया यहाँ पे 20 साल की एप्लीकेशन के बाद, और वही मुजाहिदीन जब पहले थे तो अर्सवाइल वो क्लेम करते हैं हमने रशियन को, तो उनसे ISKP नहीं भगाई जाती। नो, दे डोंट वांट टू डू इट। और एक कासस ब्लाय रखने के लिए, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी रखने के लिए वो दूसरों पे इल्जाम लगाते रहते हैं। टुडे पाकिस्तान इज अ विक्टिम, जो कंक्लूजन हम निकालते हैं
of an application war-like situation from soils of Afghanistan, जिसके बीच में सबकी लेकिन जनरल साहब यही यही वो दाइश के हवाले से एक तो ये बड़ा आयरॉनिकल है, वो अफगानिस्तान के जो तालिबान रजीम है वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता था कि ये दाइश को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर और दूसरा, माफ कीजिएगा, वो क्लेम करते हैं कि दाइश उन पर भी हमले कर रही है और उनको भी जो है वो निशाना बनाती है और वो भी दाइश से जो है वो लड़े। तो इसको आप किस तरह से जो है वो देखते हैं इस हमले के बाद, खास तौर पर इन क्लेम्स को? देखिए रहमान अजहर साहब, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान को समझते हैं। इंडिया हम पे क्या इल्जाम लगाता है कि जी हम कश्मीर में या इंडिया में टेररिज्म कर रहे हैं, कौन से वाकयात हुए, और उसका रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं। वो इसलिए इल्जाम लगाता है कि उसी की गाह पे छुप के उसने हाइब्रिड और ये टेररिज्म की वॉर जो हमारे खिलाफ शुरू की हुई है, ताकि दुनिया को वो रोता रहे सामने कि जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। खुद वही उसका लीड इंस्ट्रूमेंट है, चाहे इंडिया हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, कश्मीर हो, तो वो करते हैं। यही एग्जैक्ट यही वो ब्लू बुक है, यही वो ब्लू प्रिंट है जो लेकर अभी तालिबान, क्योंकि आजकल उनके मास्टर्स वो वही लेकर चल पड़े कि आईएसआईएस को बुरा भला कहो, उन्हें अपना एंटी स्टेट को, और उन्हें कहो और इल्जाम लगा लो कि पाकिस्तान ने इनको पाला हुआ है। देखिए एक चीज फ्रॉम द नॉलेज में आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूं, एंड दिस इज नॉट माय असेसमेंट, दिस इज एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान हैज डिसाइडेड, पास्ट में गलतियां भी हुई होंगी शायद, मैं कहता हूं, पाकिस्तान हैज डिसाइडेड कि इन्होंने किसी ऐसी एलिमेंट के साथ कोई रवाबित, जैसे तहरीके तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में बात करो अफगानिस्तान में, कि जिनको हमने सपोर्ट भी किया टू हैव स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, के पाकिस्तान अब किसी ऐसी एंटिटी के साथ कोई अपना ताल्लुक कभी भी नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि इसने हमारी सोसाइटी का जो फैब्रिक है उसको खराब कर दी है। लेकिन और जो भी सेक्रेटेरियन या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए ये है, दिस विल हर्ट देम बैक। हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि जो इस तरह के सॉफ्ट टारगेट्स हैं, मतलब मस्जिद है, नमाज वहाँ पर हो रही है, अब इतने यहाँ पर इबादत गाहें हैं, वहाँ पर जो है वो एक शख्स जाता है, वो फायरिंग करता है, उसके बाद अपने आप को जो है वो खुदकुश धमाके से उड़ा देता है। क्या हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर जो इस तरह के जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं, या इनका अगर ये तंजीमें इस तरह के सॉफ्ट टारगेट सेलेक्ट कर रही हैं, तो हमारे लिए कितना चैलेंजिंग है और किया क्या जा सकता है? देखिए रहमान, एक मैं लार्जर बात करूंगा, अनफॉर्चुनेटली इसका कोई टेक्निकल सोल्यूशन नहीं है। मैं लेट मी कन्फेस दिस, कि आप कहें कि जी हम गार्ड्स खड़े कर देंगे, हम चेक पोस्ट एस्टेब्लिश कर देंगे, हम सिक्योरिटी, यस वी कैन डू इट, लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर भी उनकी इंग्रेस हो चुकी है। अब देखिए ना, अब मैं एज अ होल जब मैं सोसाइटी की बात करता हूं, अभी हमने कल देखा, बड़े 2-3 दिन पहले हमने देखा कैप्टन अब्बास का जनाजा कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर बुखारी और चीफ मिनिस्टर साहब ने उठाया हुआ था, शायद खटक साहब, तो आप देख रहे हैं, सॉरी अफरीदी साहब ने, तो चीफ मिनिस्टर, और वो जब जनाजा उठाया, तो दैट इज द रिस्पॉन्स जो पाकिस्तान का जाना है, हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्स जाना है, जहां पे नेशनल नैरेटिव को हमने बचाना है और नेशनल पॉलिसी को ले, हर सोसाइटी के हर मेंबर को अपना रोल अप प्ले करना पड़ेगा। ये देखिए ना, पेशावर का रिहायशी था, अब इसके पेरेंट्स जो भी लोग इन्वॉल्व है, अभी जहाँ पे किसी ने इसको सपोर्ट किया होगा, अबेट किया होगा, अभी क्वेटा में ऑपरेशंस हो रहे हैं, उन घरों के खिलाफ भी हो रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी हो रहे हैं जिन्होंने लोरालाई में या उधर सपोर्ट एंड अबेट किया, और नुकसान किसका कर दिया उन्होंने, वहां पे आप देख ले, बलोचियों का सबसे ज्यादा नुकसान कर दिया, कहीं पुल गिरा दिए, कहीं कैडेट कॉलेजेस पे अगर आप हमला कर रहे हैं, तो वो जो नॉन बलोची वहां पढ़ाने आए हुए वो छोड़ के चले गए, नुकसान किसका हो रहा है, बलोची बच्चे का हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में यही हो रहा है, तो ये सोसाइटी को भी समझना है कि ये जो ट्रायंगल है ना जी, सोशल, पॉलिटिकल और मिलिट्री, इस ट्रायंगल को हमने इसको कंप्लीट करके अपना रिस्पांस देना है। लेकिन देखिए, अब हमारे लिए जो एक चैलेंज है जनरल साहब, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ऐसी तंजीमों का, दाइश जैसी तंजीमें, ये आपने पहले भी, जो पहला सवाल हुआ उसके जवाब में भी आपने बात की, यहाँ पर क्या करें? अब वो तंजीमें मौजूद हैं, वो वहाँ पर उनको जिसने फंडिंग करनी होती है, कि जिसने भी करनी होती है, वो उनको फंडिंग भी करता है, उनको टेक्निकल सपोर्ट भी आती है, लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी आती है, बंदा यहाँ से जाता है, उनके पास जाता है, ट्रेन होता है, ट्रेन होके फिर वापस आता है, या उनके वहाँ से उनके भी रिक्रूटमेंट जो वो होती है। इससे पहले कई अफगानी भी जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में जो है वो अक्सर जो है वो मिलते हैं। तो क्या ये इन तंजीमों का क्या इलाज है, और फिर
अब अफगान हुकूमत कहती है कि हम तो जो है वो उसने तो हाथ खड़े कर रखे हैं, तो क्या करें फिर? फॉर मी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी हमारा इंटेलिजेंस की जो अप्रोच है। इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट कि अभी देखें ना आप, जब ये इवेंट्स अभी शुरू ही नहीं होते या जो मैपिंग करनी होती है आपने प्रियम्पशन के तौर पे कि ये चीज हो रही है किसी रीजन में, किसी इलाके में, ये चीजें आ रही हैं, बढ़ रही हैं, तो दैट इज द टाइम इंटेलिजेंस हैज टू वर्क। अच्छा, जब आप ऑपरेशंस कर रहे होते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस बेस्ड सारी चीजें चल रही होती है, आपकी इंटेलिजेंस ने करना है। जब आपका पॉलिटिकल प्रॉन्ग भी जाएगा उसको भी मेन स्पोर्ट इंटेलिजेंस से जाएगी, जब आपका सोशल प्रॉन्ग जाएगा उसको भी मेन स्पोर्ट इंटेलिजेंस से जाएगी। अच्छा, अब दूसरा इंटेलिजेंस के बेस के ऊपर अभी सोशल मीडिया ये सबसे बड़ी सोर्स बना हुआ है रेडिकलाइजेशन की और सब रिक्रूटमेंट इनकी जो हो रही है वहां पे सबसे बड़ी। हमारा कोई तरीकाकार ही नहीं है, हमने उसको कभी मॉनिटर ही नहीं किया। इन्हीं तंजीमों के जितना प्रोपेगेंडा है एंटी स्टेट, जितना एंटी स्टेट नैरेटिव है वो इन्हीं सोशल मीडिया के ऊपर, यही टिकटॉक जो है आज चाइना एंटी स्टेट भी है, सेक्टेरियन भी है, पॉलिटिकल भी है, हर तरह की फॉल्ट लाइन पर जो है वो आपको वहां पर जो है वो चीजें मिल जाती हैं। यस, तो वी हैव टू बी अ सीरियस स्टेट इन दिस रिगार्ड। ये कोई तरीका नहीं है कि जी आजादी का ये मतलब ये कि इंटरनेट के जो पीका लॉज आए या जो इंटरनेट की चीजें हैं, बट कहने का मकसद ये है आप जो लॉज भी बनाए, लॉफेयर भी बनाए एंड सीरियसली। अच्छा, ये अभी आर्म फोर्सेस ने तो नहीं करना, फौज ने तो नहीं ये सोशल मीडिया को कंट्रोल करना। दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक। गवर्नेंस के जो गैप्स है, तो सारी गवर्नेंस की जो चीजें, इट हैज टू बी गुड। अभी देखे ना डीसी ऑफिस को क्यों बलोचिस्तान में टारगेट किया जाता है, क्योंकि अभी जितनी भी वो पब्लिक की वेलफेयर हो रही है या जो फंड जा रहे हैं वो डीसी ऑफिस के थ्रू जा रहे हैं, मॉनिटरिंग हो रही है। वो पॉलिटिकल लीडर भी नाराज है कि जी पैसा उधर क्यों चला जाता है। एक जरा सी चीज दाएं बाएं हो जाए, we have to reset our complete strategy, Rahman Saab, which includes politics, which includes our social and political things, which is the major response. कि मिलिट्री जो है ना, मिलिट्री को हम समझ बैठे हैं कि मिलिट्री सिर्फ रिस्पॉन्स है। आई एम सॉरी टू से मिलिट्री एक डोमेन जरूर है लेकिन कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं है। दैट इज लाइंग इन द पॉलिटिक्स एंड सोशल साइंटिस्ट ने करनी है, पॉलिटिशियंस ने करनी है, लीडरशिप ने करनी है। वहां से सीरियस चीजें करनी होंगी, तब हम ये वॉर जीतेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन अलायंस ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रखी है, जिसके हवाले से उनकी तैयारियां भी जारी हैं। ऑपोजिशन के वफ़द ने गुज़िश्ता रात JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में मुलाकात की। मौलाना फजल रहमान ने पहिया जाम अपील की हिमायत कर दी थी। मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का यह कहना था कि हमने जमहूरी अंदाज से पुरअमन एहतजाज का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कई बार मौलाना फजल रहमान के पास आ चुके हैं। कोई बुरी बात नहीं कि शहबाज शरीफ जो है वो मेरे पास आए, ये उनका बड़ापन है। जबकि मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हम अपने मुतालबे पर कायम हैं और 8 फरवरी के नताइज को मुस्तरद करते हैं, हम नए इंतखाबात का मुतालबा करते हैं। उनका यह कहना था कि हमारी जमात ने कोई जलसा या जुलूस रखा है तो इसे मनसूख करते हैं। इस एहतजाज की कॉल के दौरान ब्रेक थ्रू के इशारे भी दूसरी तरफ मिलते रहे। रोज़नामा जंग की अब एक खबर के मुताबिक अडियाला जेल में बुशरा बीबी से उनके अहले खाना की मुलाकात करवाई गई, जबकि वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान इससे पहले वर्किंग रिलेशनशिप के लिए भी अहम पेशरफ्त सामने आई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बराह रास्त मुलाकात हुई। अब इस्लामाबाद में जो माहौल है और अपोजिशन का जो एहतजाज है, अपोजिशन की जमातें इसको किस तरह से जो है वो देख रही हैं, और अहम बात यह भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन की बड़ी जमात है, वो इस एहतजाज में अपना किरदार क्या अदा करने जा रही है, इस पर बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान और शफीउल्लाह जान साहब इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। शफीउल्लाह जान साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैयारी मुकम्मल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये जो अपोजिशन जमातों के अलायंस ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, और किस तरह से एहतजाज करने का इरादा है 8 फरवरी को? सबसे पहले रहमान साहब आपका शुक्रिया। कल 8 फरवरी है और आपके इल्म में होगा कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने शटर डाउन और पहिया जाम की कॉल दी हुई है, जिसको तहरीक पैक करेगी। इमरान खान साहब ने ही जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई है, चाहे वो मुज़ाकरात हो, चाहे वो मुज़ब्बत हो, चाहे वो तहरीक की जिम्मेदारी हो।
उन्हीं की कॉल पे कल हर हलके में, हर जिले में पाकिस्तान के चारों सूबों में शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा और उसके साथ साथ रैलीज भी निकाली जाएगी। कल 2 साल पूरे हो रहे हैं इस नाजायज हुकूमत के। 8 फरवरी 2024 को जिस तरीके से मैंडेट पे डाका डाला गया, जी। जिस तरीके से वोट की जो इज्जत है उसको पामाल किया गया, जिस तरीके से लोगों ने जिसको वोट दिया वो निकल कहीं और आया, इन तमाम चीजों के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा, शटर अच्छा। डाउन होगा, पहिया जाम होगा और रैलीज निकाली जाएगी। अच्छा, अब लेकिन इसमें शफीउल्लाह जान साहब, कहीं ना कहीं ये भी आवाज़ आती रही, कुछ मुतालबा किए जाते रहे कि इस्लामाबाद में जो मामला हुआ है खुदकुश धमाका, उसके बाद शायद मौखर कर दिया जाए इस एहतजाज को। देखिए, जहां तक कल की वाकई की बात है, निहायत ही अफसोसनाक है। उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। फेडरल हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, मोहसिन नकवी साहब इस वक्त वजीर दाखिला है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब ऐसा वाकया कैपिटल में होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक न्यूज बन जाती है। जी। दहशतगर्दी का ना कोई मजहब है, ना मसलक है, ना कोई दीन है। पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी जो भी जिस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी, तहरीक इंसाफ उसकी भरपूर मजम्मत करेगी। अब उनको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए फेडरल हुकूमत को। अब और इस्लामाबाद को सिक्योर करने के लिए कुछ इंतहाई ही संगीन जो है मेजरमेंट्स लेने होंगे। अच्छा। जहां तक तहरीक इंसाफ की एहतजाज की बात है तो वो एहतजाज इंटैक्ट है। हाँ। एहतजाज इसलिए भी हो रहा है कि हाँ। ये 2 साल जिस नाजायज हुकूमत को हो गए हैं, जिस तरीके से ये बायस शर्मिंदगी है पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। ना ही इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कोई चीज अचीव की है और ना ही बाहर कोई किसी चीज को इन्होंने अचीव किया है। ये दोनों दोनों सतह पे नाकाम हो चुके हैं, अच्छा। चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे पाकिस्तान की आप सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर देख ले, जिसमें जिसमें ये रोजमर्रा चीजों की जो प्राइसेस है वो आती है, वो 50% तक बढ़ चुकी है। हाँ। आम बंदे से ये जीने का हक छीन रहे हैं। तो तमाम इन चीजों के खिलाफ ये एहतजाज होगा, क्योंकि जब आपके पास अच्छा, मैंडेट ठीक नहीं है। होता, जब आपके पास अवाम के जो ताकत का सरचश्मा है हाँ। उसकी पावर नहीं होती, तो फिर आप अवाम के हक में फैसले भी नहीं लेते। अच्छा, लेकिन इसमें शफी भाई दरमियान में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमने देखी, और एक डेवलपमेंट का तो शायद आज पता चला है, वहाँ पर मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि बुशरा बीबी की इमरान खान की जो अहलियाँ हैं उनके अहल खाना से मुलाकात जो है वो करवाई गई। इससे पहले भी वज़ीर आला की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म से, अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की मुलाकात, उस हवाले से भी उन्होंने जो है वो एक दूसरे से जो है वो गो हेड जो है वो कम से कम जो है वो दे दी। तो ये आप डेवलपमेंट जो है ये एहतजाज के समरात हैं, या फिर आप इनको जो है वो एहतजाज से हटकर जो है वो देखते हैं? देखिए, जहां तक वजीर आला की मुलाकात की बात आप कर रहे हैं वजीर आजम से, तो वजीर आजम की ख्वाहिश पे ही की गई थी। 48 घंटे पहले मुलाकात से वजीर आजम साहब की हाउस से कॉल आती है, जिसको एक्सेप्ट किया जाता है और वजीर आला जो है वजीर आजम से मिलने की इन्विटेशन को कबूल करते हैं। और हमारा ये मानना है कि उस मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई, वो कोई सियासी मुलाकात नहीं थी। वजीर आला सोहेल आफरीदी साहब एक मनसब पे बैठे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी एक मनसब पे बैठे हुए हैं, चाहे वो नाजायज तरीके से ही क्यों ना हो। वो मनसब की मुलाकात मनसब से थी और उस मुलाकात में 2 चीजें ही डिस्कस हुई है। एक सूबे के हुकूक के बारे में बात हुई है, जो हमारे NFC का शेयर रहता है, NHP का रहता है, AIP में रहता है। मर्ज एरिया के जो हमारे पैसे वाजिबुल अदा है इनके जिम्मे, और सूबे के हुकूक पे बात हुई। और दूसरी चीज जो है वो दहशतगर्दी की जो जारी लहर है उस पे बात हुई। इसके अलावा कोई चीज डिस्कस नहीं हुई। और जहां तक बुशरा बीबी की मुलाकात का आपने सवाल किया, तो ये एक आप देख रहे होंगे रहमान साहब की स्ट्रीट मूवमेंट की जो मोमेंटम पकड़ रहा है, जो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। आपने विजुअल्स देखे होंगे सिंध के, पंजाब के और खासकर KP के बहुत बड़ा नंबर लोग जो है वो सोहेल आफरीदी साहब को सुनने और देखने आ रहे हैं। तो वो यही प्रेशर बना। पहले उन्होंने प्रेशर में आके ही 2 नोटिफिकेशन किए अपोजिशन लीडर का सेनेट में और कौमी असेंबली में, और उसके बाद मुलाकात भी इस प्रेशर की वजह से हुई। ये कहते थे कि इमरान खान साहब की मुलाकात इसलिए नहीं करवाई जाती कि वो सियासी बयान देते हैं, फिर वो ट्वीट होती है और उस बयान और ट्वीट के सामने निजाम ठहर नहीं सकता। ये जो हाइब्रिड निजाम खड़ा किया हुआ है, ये इमरान खान साहब की एक बयान की बात है। तो हमने प्ली इख्तियार की कि बुशरा बीबी तो गैर सियासी है, फिर उनकी मुलाकात क्यों बंद है।
तो इसलिए बुशरा बीबी की मुलाकात प्रेशर में आके करवाई गई है उनकी अच्छा। फैमिली से, क्योंकि वो गैर सियासी है और वहां से कोई सियासी बयान भी नहीं आता। और हमने भी ये कहा कि अगर चलिए एक एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो आप हाँ। बयान की वजह से नहीं करवाते, लेकिन बुशरा बीबी तो गैर सियासी है, उनकी ठीक। फैमिली को मिलने दे। तो अच्छा। 3.5 महीने के बाद उनकी फैमिली की मुलाकात करवाई गई है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से भी कहा गया कि कोई सियासी बयान जो है वो नहीं दिया जाएगा, और दूसरी तरफ से भी गो अहेड आ गई और इसी वजह से ये मुलाकात हो गई। नहीं, रहमान साहब, बुशरा बीबी ने तो पहले भी कोई सियासी बयान नहीं दिया। वो एक अच्छा। गैर सियासी खातून है, वो साबिक हाँ। खातून अव्वल है, नाहक अच्छा। कैद में डाली इस वक्त वो बंद है। उनके साथ जो जेल में रवैया है वो भी काबिल अफसोस है, काबिल मुज़म्मत है। जेल मैनुअल के मुताबिक उनको क्लास टाइटल है क्लास बी, लेकिन अभी तक उनको क्लास बी नहीं दिया गया। लेकिन तमाम तर अच्छा। मुश्किलात के बावजूद वो बड़ी जुर्रतमंदाना अंदाज में जेल काट रही है, और वो इमरान खान साहब से वफादारी की सजा काट अच्छा। रही है। और जहां तक इमरान खान साहब की बात है तो उनको भी जेल मैनुअल के मुताबिक क्लास बी टाइटल लेकिन होना चाहिए। मैं पूछना, मैं शफी भाई ये चाह रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रिएक्शन होगा अगर देखिए जो इस वक्त हुकूमत की तरफ से सबसे बड़ा एतराज तो ये है कि खान साहब से मुलाकात नहीं कराते, क्योंकि खान साहब से जो सियासी लोगों थे उनकी मुलाकातें पहले बंद हो गई थी। फिर अहले खाना की मुलाकात के हवाले से ये कहा जाता था कि अहले खाना मुलाकात करे, लेकिन अहले खाना उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ना करें। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला अगर दिया जाता है पीटीआई को, तो क्या पीटीआई आमादा होगी कि हाँ ये एक ऑप्शन हो सकती है कि चले मुलाकात तो करवाएं? देखिए, पहली बात यह है कि इस वक्त हमें इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बड़ी तशवीश है। जब हाँ। बुशरा बीबी से मुलाकात हुई और उन्होंने ये पैगाम भिजवाया कि इमरान खान साहब की सेहत अब बेहतर है, लेकिन वो कंप्लीटली ठीक नहीं है। उनको पिम्स ले जाया गया, वहां पे ट्रीटमेंट करवाई गई। जो प्रोसीजर वहां पे हुआ वो 20 मिनट का बताया जा रहा है। जब हमने अपने डॉक्टर से पता किया तो 2.5 से 3 घंटे इस प्रोसीजर पे लगते हैं। वहां पे एनेस्थीसिया दिया गया, टीके लगाए गए। ये मुजरिमाना फेल के मुर्तकब हो चुके हैं। जब इस बात को असदुल्ला खान साहब ने ब्रेक किया, उसके बाद जब इस पे बाज़गश्त शुरू हुई तो ये शुरू में इनकारी थे, बाद में उन्होंने खुद तस्दीक की। तो छुपाने की क्या बात है, ये मजीद तशवीशनाक है। अभी तक जाती डॉक्टर को रिसाई नहीं दी गई, तो अच्छा। हमारी तशवीश बढ़ रही है उनके लिहाज से। तो बात बड़ी सिंपल है कि हमने तब भी उनको ये गारंटी दे दी थी कि अगर डॉक्टर साहब को अंदर जाने दिया जाए, जो उनका जाती डॉक्टर होगा, वो कोई सियासी बयान नहीं देगा, कोई ट्वीट नहीं अच्छा। होगी। लेकिन उसके बावजूद उनको जाने नहीं दिया गया, क्योंकि हमें इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करने जाती। उनका बुनियादी हक है कि उनका जाती डॉक्टर अंदर जाए, चेकअप करे। अगर और अल्लाह करे वो सेहतयाब हो, बाहर आएंगे और एक रिपोर्ट मुरतब करेंगे कि वो सेहतयाब है, तो ये जो एक तशवीशनाक सूरत हाल है इसका इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन अच्छा। हुकूमत जिद पे और अदा पे अड़ी हुई है। इसके बावजूद हम कल सुप्रीम कोर्ट गए, वहां पे पार्लियामेंटेरियन ने जी। इत्यादात जमा कराई। सलमान अकरम राजा साहब, मिस्टर गोयर साहब अंदर गए, उन्होंने भी यही सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप स्टेप फॉरवर्ड कर इस मुश्किल को आप सोल्यूशन की तरफ लेके जाए। लेकिन वहां से भी लेकिन वो जो रिपोर्ट हुकूमत ने कल दी है अहले खाना को, मुझे नहीं मालूम, शायद आपकी उनसे बात हुई हो, क्या पार्टी जो है वो मुतमईन है उस रिपोर्ट से? क्योंकि उस मुलाकात में तो ये बात हुई थी कि रिपोर्ट इनको दे दी जाए, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट है वो इनके साथ शेयर की जाए। देखिए रहमान साहब, जब लास्ट टाइम हमने धरना दिया था, वजीर आला साहब खुद वहां मौजूद थे अडियाला के बाहर। फिर उस धरने को हमने सुप्रीम कोर्ट मूव किया। तो सुप्रीम कोर्ट हम पूरे दिन बैठे रहे, वजीर आला साहब बैठे रहे, 200 पार्लियामेंटेरियन बैठे रहे। पूरे दिन के बाद सलमान अकरम राजा साहब को अंदर बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि हम आपकी मुलाकात नहीं करवा सकते, अलबत्ता आपको रिपोर्ट दे देंगे जो पिम्स की है। लेकिन बदकिस्मती से कल रात तक वो रिपोर्ट नहीं मिली थी। अच्छा। और जहां तक रिपोर्ट की बात है, तो आज आपने अलीबा खान साहिबा की स्टेटमेंट देखी होगी। वो ये कह रही है कि हमारे पार्टी का भी यही मौकफ है कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो अल-शफा से करवाया जाए। हमने डॉक्टर्स के नाम भी दिए अल-शफा के, लेकिन उनको भी रसाई हासिल नहीं है। तो बात बड़ी सिंपल है कि ये इमरान खान साहब का बुनियादी हक है। उनकी सेहत के हवाले से हमें तशवीश है। जब नवाज शरीफ नवाज शरीफ कैद में थे, तो और जब पाकिस्तान के अंदर अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उनकी फैमिली को बताया गया, हमारी हुकूमत ने बताया। उनके अगला कवरेज जो था वो मरियम नवाज को दिया गया। डॉक्टर अंदाज उनके जाती डॉक्टर है, वो दिन में 3-4 दफा उनका चेकअप करते थे। फिर प्लेट लिस्ट का मसला बना, तो बुनियादी तकाजों को मद्देनजर रखते हुए हमने उनको लंदन भेजा। तो हालांकि वहां पर उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया, लेकिन हमारा रवैया ये था जब इनका रवैया बड़ा ही अफसोस था। अच्छा, लेकिन इसमें शमी भाई लास्टली मुझे बताइए, अब तहरीक इंसाफ जाहिर बात है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है, अपोजिशन जमातों में सब बड़ी जमात है। महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर भी बनाया, फिर महमूद खान अचकज़ई जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को भी जो है वो लीड कर रहे हैं। एहतजाज की भी अब उनकी कॉल है। उनकी एक मुलाकात मुतवक्के है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ।
जो हो सकता है हो, तो वो मुलाकात के हवाले से कहते हैं कि वहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हम जो है वो उधर इमरान खान की रिहाई के हवाले से बात जो है वो नहीं होगी। अब आप चाहेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ का मेन मुतालबा ये है कि इमरान खान की रिहाई और इमरान खान की अब उसके साथ सेहत और मुलाकात वाला मामला भी जुड़ा है, तो क्या आपको तवक्को होगी कि उस मुलाकात में इस पर भी कोई बात हो? देखिए, जहां तक इमरान खान साहब की मुलाकात की बात है, तो वजीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने भी पीएम से ऐसी कोई डिमांड नहीं की अपनी मुलाकात में, क्योंकि हमारा ये मानना है कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी भी चीजें हैं, चाहे उनकी जी। मुलाकात हो को, चाहे उनकी रसाई की बात हो या डॉक्टर की चेकअप की बात हो, तो वो इस हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। ठीक है। महमूद खान चकधरी साहब ने खुद लेटर लिखा था शहबाज शरीफ को, जिसमें इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया था और जाती डॉक्टर की रसाई की बात हुई थी, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। इनकी मुलाकात कब होती है, लेकिन हमें उस मुलाकात से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, अच्छा। क्योंकि इमरान खान के मुतालिक इनके साथ कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया शफीउल्लाह जान साहब हमारे साथ थे। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बात कर रहे थे। एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद नीदरलैंड्स को शिकस्त देकर इवेंट का आगाज कर दिया। कोलंबो के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान ने 148 रन का हदफ 20वें ओवर की तीसरी बॉल पर 7 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। 114 रन पर 7 विकेटें गिरने के बाद कौमी टीम मुश्किलात का शिकार हो गई थी। इस मुश्किल सूरत हाल में फहीम अशरफ ने 11 गेंदों पर 29 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर टीम को शिकस्त से बचा लिया। शाहीन अफरीदी 5 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान 47, साइम अयूब 24, बाबर आजम 15, कप्तान सलमान अली आगा 12, शादाब खान 8, मोहम्मद नवाज और उस्मान खान बगैर कोई रन बनाए जो है वो आउट हो गए। नीदरलैंड की तरफ से जो उनके स्पिनर्स है उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग का जो है वो मुजाहरा किया। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता था, नीदरलैंड्स को बैटिंग की दावत दी थी और नीदरलैंड्स की जो टीम थी वो 147 रन बनाकर आउट हुई थी। अब ये जो पहला मैच हुआ है हमारा वर्ल्ड कप से जुड़ी, हमने बहुत सी खबरें टूर्नामेंट से पहले जो है वो देखी थी, लेकिन अब इसका बाकायदा आगाज़ हो गया। पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं और पहला मैच जो हुआ है इस पर बात करने के लिए आमिर सुहेल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त भाई। सबसे पहले तो ये जो आज का मैच हुआ है इसको आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तानी फैंस के लिए ये बड़ा कभी खुशी कभी गम टाइप जो है वो सीन था, और आप इसको एक क्लासिक पाकिस्तान स्केयर के तौर पर जो है वो देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि नीदरलैंड्स की टीम ने आज वाकई बहुत टफ टाइम दिया है पाकिस्तान को? देखिए, टफ टाइम तो उन्होंने दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब बैटिंग कर रहे थे पहले 10 ओवर्स में वो डोमिनेट कर रहे थे, फिर पाकिस्तान स्पिनर्स ने आके अपना पार्ट प्ले किया, एक छोटे टोटल पे उनको रिस्ट्रिक्ट किया। फिर पाकिस्तान को आगाज तो बहुत अच्छा था पर एकदम से स्लम्प किया। देखिए, पाकिस्तान की एक तरह की ये ट्रेडिशन बन गई है, जब भी हम लोग बड़ा कोई टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारी बिगिनिंग को इतनी ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होती और मुश्किल से हम जो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक आधा कंसर्न तो है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो मेरे अपने ख्याल में सेमीफाइनल तक तो क्वालिफाई कर सकती है, गिवन कि जो प्रीमियम टैलेंट आपके पास ऑन डिस्पोजल है, आप उसको किस तरीके से यूज करते हो। अच्छा, लेकिन इसमें एक बड़ा कंसर्न जो है वो आमिर भाई इस वक्त बैटिंग का है, और बैटिंग किस तरह से परफॉर्म करती है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज वी वर लकी, फहीम अशरफ का भी जो है वो कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो इनिंग्स खेल कर पाकिस्तान को जो है वो बचाया। हाउ डू यू सी ये जो ऊपर के 2 बैट्समैन के बाद जब नीचे वाले आते हैं, ये बगैर प्रेशर लिए उसी मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकें? देखिए, मैं समझता हूं कि आप में जो है सिचुएशन को रियलाइज करने की अहलियत होनी चाहिए। आज एक मौके के ऊपर पाकिस्तान को ऑलमोस्ट रन बॉल चाहिए थे मैच जीतने के लिए। देखिए, जब आप टूर्नामेंट का आगाज करते हैं तो आप टूर्नामेंट के एंड के बारे में नहीं सोच रहे होते। ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया कि आपने फोरफिट करना है इंडिया का मैच, आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप पॉइंट्स लेते चलें।
और अगर बारिश भी हो जाती है तो आपने पॉइंट्स के ऊपर जो है कॉन्सेंट्रेट करना है। देखिए रियलिस्टिकली स्पीकिंग, अगर आप यूएसए, नामीबिया और उसके बाद हॉलैंड की टीम का करते हैं, तो इनमें से अगर कोई टीम बहुत अच्छा खेलती है उसके 2 मैचेस जीतने के चांसेस हैं। तो अगर आप किसी टीम से जीते हुए हैं तो फिर आपका नेट रन रेट तो ऑब्वियसली बेहतर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो आई थिंक आपको दूर की नहीं सोचनी। आज आप आराम से मैच जीत रहे थे, आपने अपने लिए खुद मुश्किल कर दिया। सो जहां पे आप रन बॉल करके मैच जीत रहे हैं, तो वहां पे आपको इतना ज्यादा जो है वो एक्स्ट्रावेगेंट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज जो हमने देखी है, जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज और उससे पहले भी हमारी टीम ने मैचेस खेले, एक शायद माइंडसेट जो है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी गेम जो है वो एग्रेसिव जो है वो पाकिस्तान की जो साइड है वो कर रही है। स्पेशली मैं बैटिंग साइड के बारे में कहता हूँ कि जिस तरह से विकेटें गिरने के बावजूद कोशिश उनकी है कि जो रन रेट है वो बरकरार रहे। आपको लगता है पाकिस्तान को इसी माइंडसेट के साथ जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर भी जो है वो जाना चाहिए और इसी को कंटिन्यू करना चाहिए? जी, यहां पे अडेप्टेबिलिटी की जरूरत है। अगर आपने हॉलैंड की टीम का भी अगर पहले 10 ओवर्स देखे तो उन्होंने बड़े तेजी से स्कोर किया। ये जो पिचेस हैं श्रीलंका में, आई थिंक एक पिच है जो बहुत ट्रू है, वो पहला कहले की वहां पे आता है, या प्रेमदासा में अगर इन्होंने सेंटर वाली पिच बनाई, थोड़ी सी उसमें एक्सक्यूज मी पेस है। यहाँ पे नए बैट्समैन जो आने वाला है उसके लिए मुश्किल होती है, स्पेशली 8वें 9वें ओवर के बाद। यहाँ पे गेंद में उतनी पेस नहीं है। यहाँ पे आपको जो है लेंथ को मनूवर करना है, और अगर आप बड़ी हिटों की कोशिश करते हैं तो आपके लिए नुकसान है। आपने हॉलैंड की टीम में भी देखा, उनकी बैटिंग जब हो रही थी कि जब उन्होंने इशू को फोर्स करने की कोशिश की, विकेटें गंवाई, जहां पे वो 180 के करीब जाने की पोजीशन में थे, वहां पे स्लम्प करके। पाकिस्तान ने भी वही किया कि वही मोमेंटम के साथ चलते रहे। पाकिस्तान की थोड़ी सी पिचेस डिफरेंट थी, थोड़ी सी पेस थी। यहाँ पे इतनी ज्यादा पेस नहीं है, ये थोड़ी सी अटैकी पिचेस कह ले। सो यहाँ पे आपको अडेप्टेबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, देखिए अब अगले जो 2 मैचेस हैं वो नामीबिया और जो इमीडिएट चैलेंजेस हैं वो यूएस से ही है। दोनों ज़ाहिर बात है उतनी बड़ी टीमें नहीं, पाकिस्तान की रैंकिंग, पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है। क्या आपके ख्याल में वर्ड ऑफ एडवाइस जो है वो क्या होगा ताकि दोबारा से ये जो आज सिचुएशन हुई है ये हमें जो है वो दोबारा ना देखनी पड़े, थोड़ा कंफर्टेबली जो है वो चलें और मैचेस को जीते? सिचुएशन को खेलना आपने, सिंपल। जो सिचुएशन डिमांड कर रही है आपने उसके मुताबिक क्रिकेट खेलने हैं, उससे ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी पिचेस हैं जहां पे आपको नुकसान भी हो सकता है। जहां पे आप रन बॉल करके जीत सकते हैं वहां पे वो करें, जहां पे आपको मौका मिल रहा है कि बॉलर को उधेड़ दें तो बिल्कुल करें। लेकिन ये है कि वही जिस तरह मैंने पहले कहा कि सिचुएशन को देख के करना। देखिए एक ओवर में कई दफा ये होता है कि बैट्समैन जो है चांस लेके चौका मार लेता है, उसके बाद बॉलर घबराने के बाद जो है उल्टा सीधा बॉल करता है, आप उसको एक और चौका मार लेते हो। लेकिन अगर आप ओवर 2-3 दफा फोर्सिंग शॉट खेलने की कोशिश करते हैं तो फिर आप बॉलर को चांस दे रहे हैं कि वो आपको आउट करें। बिल्कुल ठीक, राइट। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब, पाकिस्तान क्रिकेट साबिक कप्तान, अपनी राय दे रहे थे मैच के ऊपर। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमान में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात फिलहाल खत्म हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हुए थे। इन मुज़ाकरात के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि किसी भी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए धमकियों या दबाव से इज्तनाब सबसे ज़रूरी अमर है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान सिर्फ अपने जौहरी प्रोग्राम पर ही बात करेगा और किसी दबाव या धमकी के माहौल में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने आज होने वाले मुज़ाकरात में अपना नुक्ता जो है वो वाज़ेह तौर पर उठाया है और तवक्को रखते हैं कि इस पर अमल किया जाएगा ताकि मुज़ाकरात जारी रह सके। इन मुज़ाकरात के साथ ही सदर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ऐसे ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया है जो ईरान से बिलवास्ता या बिला वास्ता तिजारत करते हैं। लेकिन अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात पर
उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि वाशिंगटन के पास किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए काफ़ी वक्त मौजूद है और ईरान संजीदगी से डील करना चाहता है। उनका कहना था कि अमान में होने वाले बिलवास्ता मुज़ाकरात के दौरान ईरान से बहुत अच्छी बातचीत हुई है और फरीकैन के दरमियान अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात मुतवक्के है। दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी ये कहना था कि वाशिंगटन चाहता है कि मुज़ाकरात का दायरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, खित्ते में मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत और इंसानी हकूक़ के मामला तक भी बढ़ाया जाए। ताहम ईरानी हुकाम इन नुकात को बातचीत का हिस्सा बनाने से इनकार कर चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि इलाकाई और आलमी ताकतें खबरदार कर रही हैं कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर से किसी जंगी माहौल में तब्दील हो सकती है, जिसके असरात पूरे मशरिक़ वस्ता तक फैलने का खदशा भी है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान अमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।